हेलो दोस्तों, मैं सर्वेंदु यादव आपका एस कांत एजुकेशन में फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, इसके पहले हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री का। ठीक है, जैसे केंद्रक क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है। ठीक है, तो उसकी बेसिक जानकारी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, आज ज्योमेट्री का पार्ट टू में हम लोग क्या समझेंगे, त्रिभुजों के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, देखिए त्रिभुजों के गुण में पहला गुण क्या होगा, हेडिंग डाल लीजिए, त्रिभुजों के गुण। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट होगा तो ध्यान रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज में, समबाहु बताया जा चुका है आप लोगों को, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र आपस में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। सभी केंद्र का मतलब क्या है, ध्यान रखेंगे, चाहे हम कहें केंद्रक या कहें परिकेंद्र या कहें केंद्र या कहें लंब केंद्र। ठीक है, ये सभी केंद्र एक ही बिंदु पर त्रिभुज के अंदर स्थित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र एक ही बिंदु पर त्रिभुज के अंदर स्थित होते हैं। ठीक, बात क्लियर हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, पॉइंट नंबर टू ध्यान रखेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ध्यान रखेंगे, ये त्रिभुज है, इसका नामकरण कर लें ए बी सी। इसके सभी अंतःकोणों का योगफल, अगर इसको x ले लिया जाए, इसको y ले लिया जाए, इसको z ले लिया जाए। ठीक है, इस यानी x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा, 180 के। बात क्लियर है। देखिए, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर BC के समांतर यानी इसके पैरेलल यहां पे एक लाइन खींची जाए, यहां पर एक लाइन खींची जाए। क्लियर। तो आप जानते हैं इस z का एकांतर यहां होगा और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, कल मैं बता चुका हूं। देखिए, y का एकांतर इस साइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा y। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। और इसके अतिरिक्त मैंने एक बात और बताई थी, एक रेखा के एक ही तरफ कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। एक रेखा के एक ही तरफ कोणों का योगफल 180 अंश। तो आप देखेंगे ये लाइन है, इसके एक तरफ y, x और z तीनों मिलकर के ये कोण बनाते हैं। यानी आप लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 अंश। बात क्लियर हो चुकी है। ठीक, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। मैंने क्या बताया, ध्यान रखिए, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके सुदूर अंतःकोणों के योगफल के मान के बराबर होता है। ठीक, बात क्लियर। देखिए, इसका मतलब क्या है, देखिए बाह्य कोण का मतलब होता है बाहर वाला कोण। ये देखिए ए सी, और अगर इसका नाम डी रख लें तो ए सी और डी, ये क्या है आपका बाह्य कोण। सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। सुदूर यानी इससे दूर, दूर कौन है,
अगर इसको x ले लें, इसको y ले लें, इसको ले लेते हैं z। बात क्लियर है? तो आप कहेंगे x और y को दोनों को जोड़ दें तो किसके बराबर होना चाहिए? z के। यानी आप लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर होगा आपका z। क्लियर? ऐसा क्यों होता है? ध्यान रखिए, ऐसा इस वजह से होता है, आपको पता है कि एक रेखा के एक ही तरफ कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। ठीक, तो अगर इसको हम थीटा ले लें तो आप कह सकते हैं कि थीटा प्लस जेड इक्वल टू 180 अंश। ठीक, क्लियर? इसके अतिरिक्त आप पढ़ चुके हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। बात क्लियर है? यानी आप लिखेंगे x प्लस वाई प्लस थीटा इक्वल टू 180 अंश। यहां लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस थीटा बराबर 180 अंश। बात क्लियर हो गई? ठीक है, यहां से आप थीटा का मान निकाल लीजिए। ये प्लस है, इस साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, यानी थीटा बराबर 180 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्लियर? यानी यहां पर देखिए थीटा की जगह क्या लिख दें? 180 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहां पर आप लिख देंगे 180 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। यहां प्लस जेड मौजूद है, बराबर 180 अंश। 180 से 180 काट दीजिए, ये माइनस से इधर गया प्लस, ये माइनस से इधर गया प्लस, यानी आप लिख सकते हैं जेड बराबर एक्स प्लस वाई। जेड बराबर एक्स प्लस वाई, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। बात क्लियर हो चुकी है? ठीक, यानी आप कह सकते हैं किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके सुदूर अंतःकोणों के योग के मान के बराबर होता है। ठीक, पॉइंट नंबर 4। अगला पॉइंट क्या होगा? देखिए, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान 360 अंश होता है, या यूं कह लें किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश होता है। ठीक है, तो बाह्य कोण ध्यान रखिएगा दो तरीके से बना सकते हैं, क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। मैं दोनों सिखा देता हूं बाह्य कोण का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए अगर हम ऐसे चलें, ऐसे चक्र बनाएं, तो देखिए ऐसे बढ़ाना है आपको। पहला बाह्य कोण ये हो गया, थीटा 1 ले लेते हैं, फिर ऐसे बढ़े हैं, फिर ऐसे आइए इस तरीके से, ये हो गया आपका थीटा 2 हो गया। ठीक है, फिर इसी डायरेक्शन में ऐसे आना है, ये आपका हो गया थीटा 3। ठीक है, बात क्लियर? इन तीनों का योगफल कितना होता है? 360 अंश, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इक्वल टू 360 अंश होता है। अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अंदर मान लीजिए इसको x, इसको मान लें y, इसको मान लें z। ठीक, अभी मैंने बताया आपको कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान, यानी इस कोण का मान सुदूर अंतःकोण के मान के बराबर होगा। यानी किसके बराबर होगा? x प्लस वाई के। बात क्लियर? यानी थीटा 1 का मान x प्लस वाई के होगा। इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई। अंश में ध्यान रखेंगे, सभी अंश में। ठीक है, और थीटा 2 का मान क्या होगा? y और z के योग के बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है आपका बाह्य कोण का मान सुदूर अंतःकोणों के योग के मान के बराबर होता है। यानी आप लिख सकते हैं
वाई प्लस जेड, ठीक है। और इसका मान थीटा 3 का इसी प्रकार एक्स और जेड, ठीक है, एक्स और जेड, एक्स और जेड। अब यहां मान रख दीजिए, यहां मान रख दीजिए, क्लियर क्लियर। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 का तीनों का मान रखिए। थीटा 1 का मान है एक्स प्लस वाई, थीटा 2 का मान है y प्लस जेड, वाई प्लस जेड, थीटा 3 का मान है x प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, ठीक। आप यहां पर जोड़ेंगे x x मिलके 2x, y मिलके 2y और ये हो जाएगा 2z। 2 कोष्टक में हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। और आपको पता है x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? त्रिभुज के तीनों अंतः कोण। त्रिभुज के क्या है? तीनों अंतः कोण। और किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश। खत्म कहानी। यानी इतने की जगह 180 रख दें, 2 गुणे 180, 180 बराबर कितने अंश हो गए? 360 अंश। यानी ये बात प्रूव हो गई कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। खत्म कहानी। देखिए इसको और कैसे बना सकते हैं बाह्य कोण, इसको भी देख लीजिए, ध्यान रखिए। अभी हम क्लॉकवाइज चले थे, अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे। तो ध्यान रखिए, इधर से चलना शुरू करिए, इधर बढ़ा दीजिए, फिर इसको चलना इधर शुरू करिए, इधर बढ़ा दीजिए, इसको इधर चलना शुरू करिए, इधर बढ़ा दीजिए। तो यहां से आप कर सकते हैं थीटा 1, इसको कर सकते हैं थीटा 2, इसको कर सकते हैं थीटा 3, ठीक है। यानी थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 का मान कितना होगा? आपका 360 अंश। या तो क्लॉकवाइज चले या तो एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखेंगे बाह्य कोणों में, ठीक। बात क्लियर। अगला बात, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? किसी भी त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या हमने बताया? कोई भी त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी से सदैव क्या होता है? बड़ा। या दूसरी भाषा में कहना चाहिए कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज तभी बनना संभव है जब दो छोटी भुजाओं का योगफल क्या हो? तीसरी भुजा से बड़ा, ठीक। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कहा जाए ये 5 है, ये 3 है, ये 8 है, एक और कंडीशन दे दिया जाए, ए कंडीशन और दे दिया जाए, 3 है, 4 है और ये 9 है, ठीक। क्लियर। एक कंडीशन और ले लेते हैं, अभी एक कंडीशन और ले लेते हैं हम लोग इस साइड में। यहां 3 त्रिभुज बन चुके हैं आपके, एक लिख लीजिए 3, इसको 4 लिख लीजिए, इसको 5 लिख लीजिए, ठीक। पहले हम इस त्रिभुज से देखते हैं। यहां दो छोटी भुजाओं का योगफल करिए, दो छोटी भुजाओं का योगफल 3 और 5 मिलके कितने हो गए? 8। ध्यान रखिए 3 और 5 मिलके क्या हो गए? 8। और तीसरी भुजा का मान कितना है? 8। यानी दो छोटी भुजाओं का मान तीसरी के बराबर हो गया, तीसरी के बराबर हो गया। अर्थात ये त्रिभुज बनना संभव नहीं है। बात क्लियर। क्यों? क्योंकि नियम क्या कहता है? कोई भी त्रिभुज तभी बनना संभव है जब दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी से क्या हो? बड़ा। इनका योगफल 8 से बड़ा होना चाहिए था, तब तो ये त्रिभुज बन पाता, अन्यथा नहीं बन सकता, ठीक। यानी ये त्रिभुज नहीं बन सकता, ठीक। क्लियर। इसको देखिए, दो छोटी भुजाओं का योगफल 3 और 4 7, 7 इससे छोटा है, इससे छोटा है, 9 से छोटा है 7, अर्थात ये भी त्रिभुज बनना संभव नहीं है। इन दोनों का योगफल इससे 9 से बड़ा होना चाहिए था। जैसे अगर ये 7 न होके
9 न होके यहाँ 6 हो जाता तो आप कहते 3 4 7। हाँ, इन दोनों का योगफल इससे बड़ा है, अर्थात तब उस कंडीशन में इस त्रिभुज की रचना संभव थी। क्लियर? अर्थात जिस कंडीशन में दिया गया था उस कंडीशन में त्रिभुज बनना संभव नहीं है। ठीक, इसको देखिए, इस त्रिभुज को देखिए, 3 और 4, 3 और 4 7, 3 और 4 7, 5 से बड़ा हो गया। देखिए, इन दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा हो गया, यानी 7 हो गया, अर्थात ये त्रिभुज बनना संभव है। तो इस कंडीशन को आप याद रखिएगा। डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे 3 त्रिभुज दे देगा, पूछ लेगा कौन सा बन सकता है कौन नहीं बन सकता है, 3 या 4 जो भी करें। ठीक, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बताया कि दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी से सदैव क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक, पॉइंट नंबर 6 आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, किसी भी त्रिभुज के छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है और बड़ी भुजा के सामने का कोण सदैव बड़ा होता है, और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। या उल्टी भाषा में, दूसरी भाषा में इसको क्या कह सकते हैं कि छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी, बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक, और बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होंगी। बात क्लियर? खत्म कहानी। जैसे इसको हम ले लें 70 अंश ले लें, इसको ले लें 50 अंश ले लें, इसको ले लें हम 60 अंश। ठीक है, देखिए 7 5 12 120, 120 और 60 180 हो गया। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180। क्लियर? तो अगर ध्यान रखिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन होगी? बीसी, क्योंकि 70 अंश है, 70 अंश सबसे बड़ा कोण है, इसके सामने की ये भुजा सबसे बड़ी होगी। ठीक, तो आप लिख सकते हैं इस त्रिभुज में बीसी सबसे बड़ा होगा। इससे छोटा कौन होगा? देखिए, ये 60 अंश वाला है, 60 अंश बड़ा है, इसके बाद सेकंड नंबर पर, यानी इसके बाद नंबर आएगा ए बी का, इसके बाद नंबर आएगा ए बी का। और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। देखिए, ये 50 अंश है, सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी? एसी होगी। बात समझ में आ चुकी है? किसी भी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। कहानी खत्म। ठीक, और एक बिंदु और मैंने बताया था कि बराबर अगर भुजाएं हैं तो उनके आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर इसको ले लें ए बी और इसको सी ले लें, तो अगर ए बी बराबर हो ए सी के, ठीक, ए बी किसके बराबर हो? ए सी के। जैसे मान लें ये 5 हो, ये भी 5 हो। ठीक, क्लियर? तो जाहिर सी बात है ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक, क्लियर? जैसे उदाहरण के तौर पे अगर इसको हम कह दें कि ये 80 अंश है, ये कितने अंश का है? 80। और आपको पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180। 180 में 80 ये अकेले लेके चला गया, 80 रोटी अकेली खा गया, बचा कितना? 100। 100 में 2 भाई हैं, बी है और सी है। लेकिन इस कंडीशन में चूंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे।
तो 100 रोटी में 2 बराबर भागों में डिवाइड करना होगा, तो ये कितना होगा 50 अंश, ये कितना होगा 50 अंश। ठीक, क्लियर, मुद्दा समाप्त। जैसे एक क्वेश्चन ये दे दे ऐसे, ये 7, ये 7, ये मान लीजिए 12। पहले चेक कर लें क्या त्रिभुज बनना संभव है। हाँ बन जाएगा, 7 7 14, ये 12 है, दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा है। ठीक, क्लियर क्लियर। अगर इसको हम 30 अंश दे दें, इसको 30 अंश, तो आप कहेंगे ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं, तो यानी ये कोण भी बराबर होंगे, ये 30 तो ये 30, ये हो गया 30 30 60, दो कोणों का मान 60 हो गया। और त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान कितना होता है 180। 180 में से 60 चला गया, बचा कितना 120 अंश। ठीक, क्लियर। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अगली बात 7 नंबर पॉइंट कि अगर कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी सी है, बात क्लियर। अगर ए के सामने की भुजा को ए ले लें, बी के सामने की भुजा बी ले लें और सी के सामने की भुजा सी ले लें। ठीक, यदि सी सबसे बड़ी भुजा हो, ये वाली यदि सी सबसे बड़ी भुजा हो, तब क्या होगा। अगर सी स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा हो शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा हो अगर सी स्क्वायर, तो इस प्रकार का त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, बात क्लियर। अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के से बड़ी हो तो ऐसा त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण मैं बता चुका हूं, 90 अंश से बड़ा 180 अंश से छोटा, जैसे ऐसे बनता है, अधिक कोण वाला बता चुका हूं, क्लियर है। ठीक, अगर ये सी स्क्वायर बराबर हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो जाए, तब कैसा त्रिभुज होगा, तब होगा सम कोण त्रिभुज। और इसी को आप पाइथागोरस प्रमेय भी जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। बात क्लियर है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय क्या होता है, ध्यान रखेंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तब कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण। ठीक, अगर यही चीज छोटा हो जाए सी स्क्वायर से ये छोटा हो जाए दोनों, तो ये किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज। बात क्लियर है। न्यून कोण त्रिभुज बता चुका हूं, ऐसा त्रिभुज जिसका सभी कोण क्या हो, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 0 अंश से बड़ा 90 अंश से छोटा, ये पहले ही बताया जा चुका है। ठीक है, अब अगला पॉइंट 8 नंबर। देखिए अगर दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं बता चुका हूं, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरियां सदैव बराबर होती हैं। अगर दो समांतर रेखाएं हैं,
एक ही आधार पर, एक ही आधार पर, जैसे ए बी ले लिए जाए, ए बी ले लिया जाए, ठीक, और एक त्रिभुज बना लिया जाए इधर, इधर, इसका नामकरण कर दें सी। एक त्रिभुज और बना लेते हैं हम लोग, एक त्रिभुज और बना लेते हैं, ये वाला, इसका नामकरण कर देते हैं डी। यहां से देखेंगे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ए बी सी, ये बन गया ए बी सी, ठीक है। और अगला त्रिभुज क्या है, ए बी और डी, दिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। मैंने क्या बताया, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, ठीक। यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्लियर। ऐसा क्यों होता है, क्यों, इस वजह से ध्यान रखिए, किस वजह से होता है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, 1/2 आधार 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 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई। बात क्लियर। तो पहले 1/2 रखिए, आधार आधार, दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है, ए बी, ए बी, ए बी है, ठीक। और समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरियां सदैव मैं बताया हूं एक समान ही होती है। चाहे इस त्रिभुज की ऊंचाई लेंगे तब भी एच होगा, इस त्रिभुज की ऊंचाई लेंगे तब भी क्या होगा, एच ही होगा। बात क्लियर। तो यहां हो जाएगा एच। तो दोनों त्रिभुजों के लिए ये बात समान रूप से लागू है। या अन्य त्रिभुज भी बना लें, अन्य त्रिभुज भी बना लें कहीं इस तरीके से, ध्यान रखिए। एक और बना लेते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे, इसको रख लेते हैं ई। यहां पर 3 त्रिभुज बन चुके हैं, तीनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, ठीक। तो इसको शॉर्ट में हम लिख लेते हैं ए आर। ए आर का मतलब एरिया, त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू ए आर त्रिभुज ए बी डी बराबर होगा, बराबर होगा। इसको मिटा देता हूं, आकृति को ध्यान रखिएगा। ए आर त्रिभुज ए बी ई, यानी इन सभी तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। कहानी खत्म। ये नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट है, इसको भी समझ लीजिए कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक, एक ही आधार पर, एक ही आधार पर, ध्यान रखेंगे, समांतर चतुर्भुज बना दें। क्या हमने बताया, समांतर चतुर्भुज बना दें या समचतुर्भुज बना दें या वर्ग बना दें। क्लियर। मैंने क्या बताया, या समांतर चतुर्भुज बना दीजिए या समचतुर्भुज बना दीजिए या वर्ग बना दीजिए। क्लियर। सभी के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, ठीक। तो यहां पे एक पहले वर्ग बना लेते हैं, एक वर्ग बना लिया, नामकरण कर देते ए बी सी और डी, ठीक। एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा इसको ऐसे आना होगा, तो इसका नाम रख लें पी क्यू। और एक समचतुर्भुज बना लीजिए, थोड़ा समचतुर्भुज को ऐसा मैं बना देता हूं जिससे समझ में आए कुछ आकृति
आकृति समझ में आ रही होगी। इसको एक्स जेड ले लेते हैं, एक्स जेड। ठीक, यहां पे 4 चतुर्भुज बन चुके हैं, चारों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। नहीं, 3 बन चुके हैं, तीनों के बराबर होंगे। यानी ऐसी कंडीशन में वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पे इस वर्ग का क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम कह दें कि 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अगर 90 है तो समचतुर्भुज का भी कितना होगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज का भी कितना होगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर। इसमें एक रहस्य और जोड़ लीजिए, ध्यान रखिए, एक रहस्य और जोड़ लीजिए। अगर इसी आधार पर, यानी आधार आपका बीसी ही होना चाहिए, किसी त्रिभुज की रचना करें, बात क्लियर। इसी आधार पर किसी त्रिभुज की रचना करें जो दोनों समांतर रेखाओं को स्पर्श करती हो। ठीक, यहां स्पर्श करना चाहिए। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल अगर इसको हम m ले लें तो ए बी एम त्रिभुज का क्षेत्रफल इन चतुर्भुजों के क्षेत्रफल का आधा होगा। मैंने क्या बताया, अगर इसी के बीच एक त्रिभुज ले लिया जाए तो उसका क्षेत्रफल इन सभी चतुर्भुजों के क्षेत्रफल का आधा होगा। जैसे ये 90 था, तो अब अगर ए बी एम का क्षेत्रफल लेना हो, त्रिभुज यहां लिख लें, त्रिभुज ए बी एम का क्षेत्रफल कितना होगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल 90 लिए थे तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अब चलिए इस पे एक पॉइंट और समझा देता हूं, एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक, अगर हम कह दें कि ये एक ही आधार पर यहां ए ले लें, इसको बी ले लें, इसको सी ले लें, इसको डी ले लें, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया और इसी आधार ए बी को मान करके एक त्रिभुज बना दिया यहां पर एम ए बी एम। ठीक, अगर ए बी एम का क्षेत्रफल अगर 70 मीटर स्क्वायर हो, 70 वर्ग मीटर हो, बात क्लियर। तब आपसे पूछ सकता है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी का क्षेत्रफल कितना होगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक, क्लियर। तो आप कहेंगे कि इसका 2 गुना होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधा। या दूसरी भाषा में कह दें, त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये कितना होगा, 2 गुना। यानी समांतर चतुर्भुज ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना ले, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा 2 गुणे 70, 70 का 2 गुना 140 वर्ग मीटर। क्लियर, कहानी खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला
अगला पॉइंट देखिए, अगर कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज हो, मान लीजिए ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अगर कोण बी और कोण सी की कोण अर्धक रेखा, कोण बी और कोण सी की कोण अर्धक रेखा, कोण अर्धक पहले मैं बता चुका हूं, कोणों को आधा आधा डिवाइड करने वाली रेखा। अगर इसकी कोण अर्धक रेखा ऐसे ऐसे ओ पर मिलती है, ठीक, तो कोण अर्धक, अगर मान लीजिए ये ऊपर वाला एक्स अंश होगा तो नीचे वाला भी कितना होना चाहिए, एक्स अंश। ये अगर नीचे वाला वाई अंश होना चाहिए तो ऊपर वाला भी कितना होना चाहिए, वाई अंश। बात क्लियर है, कोण अर्धक रेखा, ठीक। किसी भी त्रिभुज ए बी सी के कोण बी तथा कोण सी की अंतः कोण अर्धक रेखा यदि ओ पर मिले तो कोण बी ओ सी बराबर, ध्यान रखेंगे कोण बी ओ सी क्या है, देखिए कोण बी ओ और ये हो गया सी, ये वाला कोण जो बीच में होता है उसी को कोण लिया जाता है, यानी कोण ओ, ठीक, बराबर होगा 90 प्लस कोण ए बाई 2। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लें बढ़िया से। कोण बी ओ यानी ये वाले कोण, इस कोण का मान क्या होगा, 90 प्लस कोण ए का आधा। बात क्लियर है, ठीक। जैसे अगर कह दे कि अगर ये कोई त्रिभुज है ए बी सी है, ठीक, अंतः कोण बी और अंतः कोण सी की कोण अर्धक रेखा यहां ओ पर मिलती है, तो आप कोण बी ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोण ए का मान 60 अंश हो तो कितना हो, कोण ए का मान क्या हो, 60 अंश, तो आप कहेंगे कि कोण बीओसी का मान क्या होता है, 90 अंश, और कोण ए का आधा, जैसे यहां फार्मूला लिखा है, कोण बीओसी का मान 90 प्लस ए का आधा, ए की जगह लिख सकते हैं 60, 60 का आधा हो गया 30, 60 का आधा 30, 9 3 12 यानी 120 अंश, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझ लें, जैसे इसी त्रिभुज में इसको दे दे 70 अंश, कितना दे दे, 70 अंश। अब कहेगा कोण बीओसी का मान बताइए, तो आप कहेंगे 90 और 70 का आधा 35 हो गया, 9 3 12 125 अंश, ठीक है। बात क्लियर, यानी अब इस कोण का मान हो जाएगा 125 अंश, ठीक, क्लियर, कहानी खत्म। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगर कोई त्रिभुज हो, इसका नामकरण कर दें ए बी और सी, ए बी सी, अगर बाह्य कोण बी और बाह्य कोण सी, ठीक, की कोण अर्धक रेखा ओ पर मिले, बात क्लियर हो गई। अगर कोई त्रिभुज एबीसी है, उसके बाह्य कोण बी और बाह्य कोण सी की कोण अर्धक रेखा ओ पर मिले, तो ऐसी कंडीशन में कोण बी ओ सी इक्वल टू 90 माइनस कोण ए बाई 2, ठीक है। 90 माइनस
कोण A/2। इसको फिर से इधर से लिख देता हूं, कोण BOC बराबर 90 माइनस कोण A/2। ठीक है, देखिए BOC कहां है, B ये O और ये C, ये वाला कोण, इस वाले कोण का मान पूछ रहा है। ठीक है, इस कोण का मान क्या होगा, 90 में से आपको A का आधा घटाना होगा। अगर जैसे प्रश्न दे दें ये 40 अंश हो, ये 40 अंश हो, तो आप कहेंगे गुरुजी इसका मान हम क्या करेंगे, 90 में से A का आधा, 40 का आधा कितना, 20 घटा दें, यानी ये कितना होगा, 70 अंश। ठीक, क्लियर, आ गई बात समझ में। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। अगर कोई त्रिभुज ABC है, कोण भी कोण C का अर्धक रेखा O पे, बाह्य कोण BC की अर्धक रेखा O पर मिलती है। अगर ये 50 अंश हो, ये कितना हो, 50, तो इसका मान कितना होगा, 90 में से 50 का आधा घटाना होगा, 90 में से 50 का आधा घटाना होगा, यानी 25 घटाना होगा, कितना आ जाएगा, 65 अंश। कहानी खत्म, बात क्लियर हो चुकी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट कि अगर कोई त्रिभुज ABC है, ABC, इसका नामकरण कर लें ABC, अगर बाह्य कोण C की अर्धक रेखा, और अंतःकोण, ये अंतःकोण B की अर्धक रेखा ऐसे बना लीजिए, इसकी अर्धक रेखा यहां मिला लीजिए कहीं। ठीक है, ये O पर अगर मिलती हूं, किस पर मिलती हूं, O पर। मैंने क्या बताया, ABC त्रिभुज है, इसमें B के अंतःकोण की अर्धक रेखा और कोण C के बाह्य कोण की अर्धक रेखा अगर O पर मिलती हो, तो कोण देखिए BOC, यानी इसका मान लिख लीजिएगा, कोण BOC, ठीक, का मान होता है कोण A/2, यानी कोण A का वो क्या होगा, आधा होगा, कोण A का क्या होगा, आधा होगा। अगर इसको हम कह दे 60 अंश, तो ऑटोमेटिक कुछ पूछना ही नहीं है, ये कितना हो जाएगा आपका 30 अंश, कहानी खत्म। ठीक, अगर किसी प्रश्न में इसको 60 न लेके हम क्या ले लें, 60 न लेके क्या ले लें हम, अगर 80 अंश ले लें, तो 80 अंश है तो ये कितना हो जाएगा, 40 अंश, कहानी खत्म। मुद्दा क्लियर हो चुका है। ठीक, अब आगे बढ़ा जाए। अगला पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई त्रिभुज है, ये सारे फार्मूले नोट करते रहिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज ABC है, ABC, ठीक, कोण A की अर्धक रेखा एक खींचिए, इसकी अर्धक, कोण A की अर्धक, ठीक, यानी x अंश इधर होगा तो x अंश इधर होगा। अगर मान लीजिए ये D है, कोण A की अर्धक रेखा D है, और शीर्ष A से भुजा BC पर डाला गया लंब कौन सा है, AE।
यानी बीस ए ई लंब है बीसी पर, बात क्लियर। और एडी यहां लिख लीजिएगा, एडी कोण ए की कोण अर्धक रेखा है, कोण अर्धक रेखा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कोण ए, देखिए कोण ई ए डी, कोण यानी इस कोण का मान, इस वाले कोण का मान, फिर से समझ लीजिए, ई ए डी ये वाला, इसका मान क्या होता है, कोण ई ए डी बराबर होता है कोण बी माइनस कोण सी बाई 2। यानी इन दोनों कोणों के अंतर का ये क्या होता है, आधा। सीधी बात समझ में आ गई, ठीक। अगर ये कंडीशन दिया है, ये 70 अंश हो, ये 50 अंश हो, तो आप कहेंगे, अगर EAD पूछे तो आप क्या करेंगे, 70 में से 50 घटाएंगे, कहेंगे 70 में से 50 गया 20 हो गया, फिर उसका आधा कर देंगे, 20 का आधा ये कितना हो जाएगा, 10 अंश। ठीक, क्लियर, मुद्दा खत्म, ठीक है। फिर से एक बार समझ लें, एक क्वेश्चन और, अगर इसको हम कह दें 80 अंश, इसको कह दें हम 30 अंश, इसको कह दें हम 30 अंश, फिर पूछे कि EAD इस कोण का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे B में से C घटाइए, 80 में से 30 घटाइए, 50 का आधा, अब ये 10 नहीं रहेगा, अब कितना हो जाएगा, 25 अंश। ठीक, क्लियर, खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात जान लेते हैं, सर्वांग समता। ठीक, कि सर्वांग समता, कोई त्रिभुज कब सर्वांग सम होता है। देखिए सर्वांग सम कैसे बना, सर्व धन अंग धन सम, 3 वर्णों से बना हुआ है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी अंग समान हो, बराबर हो, ठीक, क्लियर, उसमें कुछ भी दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, बात क्लियर है। जैसे आप देखेंगे कोई सेम मोबाइल हो, मोबाइल की कंपनी सेम हो, मॉडल उसका सेम हो, तो वो क्या होता है, एकदम सर्वांग सम, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी डिजाइन, सब चीज बराबर होती है। तो ऐसे त्रिभुज को आप क्या कहते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज। ठीक, देखिए कोई भी त्रिभुज हो, मान लीजिए A B और C, एक और त्रिभुज ले लेते हैं P Q और R। अगर AB भुजा किसके बराबर हो, इस पर एक लाइन लगाइए PQ की, और BC भुजा किसके बराबर हो, QR के, और ये भुजा इसके बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, आप अलग अलग, ठीक है। तो आप कहेंगे ये त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम होने पर उसके संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं, बात क्लियर है, ठीक। यानी भुजाएं बराबर और संगत कोण भी बराबर, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज, क्लियर। उनका क्षेत्रफल, उनका परिमाप, उनकी ऊंचाई, उनके अंतःवृत्त की त्रिज्या, उनके परिवृत्त की त्रिज्या सभी क्या होती हैं, समान होती हैं, क्लियर, बात खत्म, ठीक है। तो आप सर्वांग समता लिखते कैसे हैं, लिखेंगे त्रिभुज A B C,
पहले डबल ये लाइन खींचिए, इसके ऊपर एक ऐसे लौटता हुआ सांप बना दें, ठीक। तो त्रिभुज पी क्यू आर लिख दें। ये हो गया आपका त्रिभुज ए बी सी के सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। बात क्लियर। अब आगे हम बढ़ जाते हैं, ठीक है। सर्वांग समता हो चुका, अब आते हैं समरूपता। कहेंगे कि सर्वांग समता तो ठीक था, यह समरूपता क्या है। देखिए, रूप समान दिखे लेकिन लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा अंतर हो। देखेंगे जुड़वा भाई, कई बार तो जुड़वा भाइयों को पहचानने में दिक्कत आ जाती है, लेकिन कुछ न कुछ बेसिक अंतर अवश्य होता है, ठीक। बात क्लियर है। तो उसे क्या बोलते हैं, समरूप, ठीक। कि देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत कुछ न कुछ बेसिक अंतर होता है। बात क्लियर है। तो समरूपता में क्या होता है, पहले ध्यान दे लीजिए। समरूपता में अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है, ए बी और सी, और ये पी, इसको क्यू, इसको आर ले लेते हैं, ठीक है। बात क्लियर है। अगर कोण पी के बराबर हो, ध्यान रखेंगे, कोण ए किसके बराबर हो, पी के। कोण बी बराबर हो कोण क्यू के। अब कोण सी बराबर हो आर के, ठीक। तब क्या होता है, ये दोनों आपस में समरूप कहे जाते हैं। तब आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप का ऐसे निशान बनाइएगा, त्रिभुज पी क्यू आर। बात क्लियर हो गई। हां, इसमें जो मुख्य बात है वो जान लीजिए। इसमें समरूपता में कैसे हो सकता है, देखिए, अगर हम कह दें ये 30 अंश है, ये 70 अंश है, ये 80 अंश है, तो इसको भी 30 होना पड़ेगा, इसको 70 होना पड़ेगा, इसको 80 होना पड़ेगा, ठीक। समरूपता में आपकी भुजाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं लेकिन समानुपाती होती हैं। फिर से समझ लीजिए, ठीक। किसी भी समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। बात क्लियर। जैसे अगर इसको 3 ले लें तो इसको 6 ले लीजिए, ठीक। इसको 5 ले लीजिए, इसको 10 ले लीजिए, इसको 7 ले लें, इसको कितना लेना पड़ेगा, 14। मैंने बताया किसी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं। आप कहेंगे, देखिए, संगत भुजाएं कैसे निकालते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। पहले कोण का निर्धारण देखते हैं कि कौन सा कोण कहां है। यहां 30 है, यहां 70 है, 80 है, तो 80 अंश के सामने वाली भुजा, ये 80 अंश के सामने वाली भुजा, यहां देखिए 80 अंश के सामने वाली भुजा ये है, तो ये अब समानुपाती होंगी। बात क्लियर। देखेंगे, आप कहेंगे 3/6, आप काटेंगे, ये कितना आ जाएगा, 1/2। फिर देखिए 30 अंश के सामने ये 5 है, यहां 30 अंश के सामने कितना है, 10 है। आप देखेंगे 5 में 10 का भाग देंगे तो ये भी कितना आएगा, 1/2 आएगा। क्लियर, समान अनुपात में हो गया। अब 70 अंश के सामने देखिए, 70 अंश के सामने 7, यहां 70 अंश के सामने 14। आप कहेंगे
7/14 कर दें, काटने पर ये भी कितना आएगा 1/2। बात क्लियर, खत्म हो चुकी कहानी। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। क्लियर? हाँ, एक रिजल्ट और लिख लीजिए यहां पर। अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप हो त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक, तब आप लिख सकते हैं, देखिए संगत भुजाएं पहचानना जरूरी है। 80 अंश के सामने भुजा कौन हो गई? ए बी बटे, यहां 80 अंश के सामने पी क्यू बराबर होगी 30 अंश के सामने बी सी बटे, यहां 30 अंश के सामने क्यू आर, ये बराबर होगा किसके? 70 अंश बचा हुआ, 70 अंश यानी ए सी, यहां क्या बचा हुआ 70 अंश के सामने? पी आर, यानी ए सी बटे पी आर। इस रिजल्ट को नोट कर लीजिएगा, ठीक। अगर समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। वह समानुपाती हो जाएंगी तो सभी आपस में बराबर भी हो जाएंगी। क्लियर? आप देख चुके हैं 1/2, 1/2, 1/2 सभी आ चुका है। क्लियर? एक बार और समरूपता मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, कैसे लगाते हैं। दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ये, इसको 40 ले लेते हैं, ए बी और सी, इसको 50 लेते हैं और इसको मान लीजिए 90 ले लेते हैं, ठीक है। 5 4 9 9 80, ठीक है। क्लियर? और यहां कोई त्रिभुज ले लेते हैं या कुछ भी, देखिए 90 में काफी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, कुछ भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं हम लोग। 90 लीजिए चाहे कुछ भी लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी सी, इसको 60 ले लीजिए, इसको 70 ले लीजिए, इसको 50 ले लीजिए, ठीक है। एक त्रिभुज और बना लेते हैं यहां, पी क्यू आर, ठीक। इसको 60 ले लेते हैं, इसको 70 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 50, ठीक। इसमें संगत भुजाएं जानना बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? अगर ये समरूप हैं, त्रिभुज दिया है ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक, तो आप संगत भुजाएं कैसे निकालेंगे? ठीक, पहले देखिए इसमें 60 अंश, 60 अंश के सामने क्या है? BC, 60 अंश के सामने BC, तो आप लिखेंगे BC बटे, इसमें खोजिए 60 अंश, 60 अंश ये है, 60 अंश के सामने की भुजा क्या है? 60 अंश के सामने की भुजा आपकी हो गई PQ बराबर होगा 70 अंश ले लीजिए, तो 70 अंश के सामने की भुजा AC बटे, इसमें 70 के सामने की भुजा QR बराबर होगी। अब बचा है 50, इसमें 50 ले लीजिए, 50 के सामने की भुजा AB यहां 50 के सामने की भुजा PR। बात क्लियर हो गई? इस रूप में आपको अनुपात लेना है। क्लियर कट? समझ में आ चुका है? 2 उदाहरण दे चुका हूं, अब पर्याप्त हो चुका है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूं।
अगर अगर दो त्रिभुज समरूप हों, ध्यान रखिएगा दो त्रिभुज क्या हों समरूप, मैं छोटा सा लिख लेता हूं ए बी सी, ये पी क्यू आर, अगर ये समरूप है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के। क्लियर क्लियर। तो आपको ये पता है, आपको पता है कि अगर संगत कोण ऐसे लेते जाएं, ए के बराबर ए के बराबर पी, बी के बराबर क्यू, सी के बराबर आर, ऐसे ही ले लेते हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप निकालते हैं ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर। अब बचा सी ए बराबर आर पी, ठीक। ये तो मामला आप समझ चुके हैं। ये बराबर होते हैं अगर इनकी ऊंचाइयों के अनुपात की, ध्यान रखेंगे इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के। जैसे इसकी ऊंचाई h1 ले लें, सेकेंड वाली की ले लें h2, ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा h1 बटे h2, ठीक। अगर ऊंचाई ही न लेके हम माध्यिका भी ले लें, माध्यिका यानी मीडियन पहले मैं बता चुका हूं, m1 ले लें, ये ए बी सी की है, ये पी क्यू आर की है, इसको अगर m2 ले लें तो इनका भी अनुपात आपस में बराबर होता है m1 बटे m2, ठीक है। अगर इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या ले लें, इसके भी अंतःवृत्त की त्रिज्या ले लें, स्मॉल r1 बटे स्मॉल r2, ये इसको r1 ले लें, इसको r1 ले लें, इसको क्या ले लें, इसकी त्रिज्या को r2 ले लें, ठीक। फिर अगर परिवृत्त की त्रिज्या इसकी अगर कैपिटल R हो, अगर इसकी कैपिटल R1 हो, इसकी हो कैपिटल R2 हो, तो ये कैपिटल R1 बटे कैपिटल R2 होगा, ठीक। इस रिजल्ट को नोट कर लीजिएगा, ठीक। एक बात और समझना इसमें कि इनके परिमापों का अनुपात भी इसी के बराबर होगा। परिमापों का अनुपात, परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप उसके सभी भुजा के लंबाइयों का योग, कहानी खत्म। यानी अगर हम कह दें यहां से फाइनल रिजल्ट हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो परिमाप होगा, तीनों भुजाओं का योगफल बटे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर क्यू, ये बराबर होगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आ चुका है, ठीक। क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझ लें, अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी भुजाओं का अनुपात, उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात, उनकी संगत अंतः त्रिज्याओं का अनुपात, उनके संगत परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात, उनके परिमापों का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। ये एक ही लाइन में पूरा सूत्र और मंत्र लिख दिया हूं, ठीक। क्लियर, हटा दें, चलिए। थोड़ा सा एक काम करते हैं, समरूपता एकाध पे देख लेते हैं कैसे काम करती है। अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक। क्लियर, यहां से इसको मिलाइए,
यहां से इसको मिलाइए, ठीक। नामकरण कर दें ए बी ओ, इसका नामकरण कर दें पी क्यू। यहां से देखेंगे दो त्रिभुज बन गए। पहला त्रिभुज ए ओ बी, दूसरा त्रिभुज पी ओ क्यू, ठीक। अब चेक करते हैं क्या ये आपस में समरूप हैं। पहले चेक कर लीजिए। आप कहेंगे अगर ये x अंश है तो ये भी x अंश होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मैं बता चुका हूं शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक। अगर ये y अंश होगा तो y है इसका एकांतर, ये वाला एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। पहले मैं बता चुका हूं। क्लियर हो गई बात। अब यहां देखिए, अगर ये z अंश हो तो इसका एकांतर ये होगा, ये z अंश होगा। क्लियर? तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज पी ओ क्यू के। बात क्लियर? और ऐसे में क्या होगा, इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, ठीक। क्लियर? जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। ये अगर यहां से ऐसे बना दिया जाए, ठीक। अगर हम कह दें कि ये 30 अंश है, ठीक, और ये 70 अंश है। क्लियर? तो आप कहेंगे ये 30 है, 30 का शीर्षाभिमुख, ये भी कितना होगा 30 अंश। मामला खत्म हो गई कहानी। और ये 70 अंश है, 30 का एकांतर, ये ऑटोमेटिक 70। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश। 30 और 70 खा गए, 100 खत्म, बचा कितना 80। तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा 80, ठीक। क्लियर? और आपको कोणों के संबंध में बता चुका हूं कि संगत कोण लेना है। जैसे 30 अंश के सामने यहां लीजिएगा, इसके सामने ये लीजिएगा। बात क्लियर? अब ये क्या हो गए, आपस में समरूप हो गए, कहानी खत्म, ठीक। अगली बात, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, ध्यान रखिएगा, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है, ठीक। मैंने क्या कहा, अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है, ठीक। उदाहरण के तौर पर लिख लें, अगर ये ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं और दोनों समरूप हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्लियर? तो ऐसे कंडीशन में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा ए बी बटे पी क्यू ए बी बटे पी क्यू, ये पी क्यू है, ध्यान रखेंगे, का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आगे भी कर सकते हैं, BC बटे क्यू आर, आगे भी कर लें BC बटे क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक।
बराबर सी ए बटे आरपी का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ कर सकते हैं, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मामला कहानी खत्म। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है? मिड पॉइंट थ्योरम। मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक, अगर कोई त्रिभुज है, नामकरण कर लें ए बी सी। ठीक है, कोई त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। मैंने क्या बताया कि अगर कोई त्रिभुज है, उसके दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं उसकी आधी होती है। तो पहले उदाहरण देख लें। अगर जैसे ये त्रिभुज एबीसी है, इसका मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु यहां है, AC का मध्य बिंदु मान लीजिए यहां है। अगर इन दोनों को बिंदुओं को मिला दें, नामकरण कर दें DE रख देते हैं। ठीक, अब जो DE होगा ये होगा BC के समांतर होगा और इसका आधा होगा। ठीक, यानी लिख सकते हैं DE बराबर DE पैरेलल है BC के, तथा अन्य रिजल्ट क्या आया? DE आधा है किसके? BC के, BC का आधा। क्लियर? जैसे प्रश्न अगर दे दिया जाए कि अगर कोई त्रिभुज ABC है, AB का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु को आपस में मिलाया गया, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो BC का मान बताइए। BC का मान बताइए, तो आप कहेंगे ये 7 होगा तो इसका ये 2 गुना होगा, क्योंकि BC का ये आधा होगा ना। तो किसका आधा 7 होता है? 14 का। या ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं आप, ऐसे भी कह सकते हैं ये 7 है तो इसका 2 गुना होगा ये। ठीक, इसका ये आधा होगा। बात एक ही है, चाहे इधर से घुमाइए चाहे उधर से घुमाइए, काम खत्म। ठीक, अगला पॉइंट, अगर किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, नामकरण कर लें ABC। AB का मध्य बिंदु यहां ले लें, BC का मध्य बिंदु यहां ले लें, CA का मध्य बिंदु यहां ले लें, ऐसे मिला दें। ठीक है, ये दिख रहा होगा। इससे 4 त्रिभुजों की रचना होती है और चारों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम मैंने कहा है, समरूप नहीं कहा है। सर्वांग सम का मतलब है जिसकी सभी चीजें बराबर होती हैं, यानी उसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, उसका परिमाप भी बराबर होगा, उनकी ऊंचाइयां भी बराबर होंगी। क्लियर? तो यहां से देख रहे होंगे 4 आपको दिख रहा होगा, 4 दिख रहा है। अब 4 दिखने लगा होगा, 1 2, इसको ले लेते हैं एरिया नंबर 1, इसको ले लेते हैं एरिया नंबर 2, इसको ले लेते हैं एरिया नंबर 3, रंगीन वाला एरिया नंबर 3, और ये एरिया नंबर हो गया 4। ठीक, अगर मध्य बिंदुओं को मिलाए हैं तो सभी के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, यानी एरिया नंबर 1 इक्वल टू क्या होगा? एरिया नंबर 2 बराबर एरिया नंबर 3 बराबर एरिया नंबर 4। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन दे सकता है कि
ये कोई त्रिभुज है, इसका नामकरण कर देगा ए बी सी। इन सभी के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया गया, ये मिल गया, और मिलाने से डी ई और एफ त्रिभुज की रचना होती है। ये थोड़ा रंगीन बना दिया, ठीक है। कहेगा अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरे ए बी सी का क्षेत्रफल देगा, ए बी सी का क्षेत्रफल, इसको मिटा लेते हैं, इधर कर लेते हैं, ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कहेगा डीई का त्रिभुज डीई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे भाई मध्य बिंदु प्रमेय कहती है कि अगर किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो 4 सर्वांगसम त्रिभुजों की रचना होती है और चारों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो कहेंगे कि इसमें तो 4 भाई रहेंगे, 24 में कितने भाई रहेंगे, 4 भाई, वो भी बराबर बराबर हिस्सा, तो हर का हिस्सा कितना आ गया, 6 आ गया, यानी ये कितना होगा, ये 6 सेंटीमीटर, यहां लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर हो चुकी है। हाँ, उल्टा भी दे सकता था, इसको कह देता 6 पूरे का पूछ लेता, तब आप कहते 6 चौके 24 उल्टा भाषा में। जैसे अगर इसी ये त्रिभुज एबीसी है, इसके मध्य बिंदु डी ई और एफ को मिलाया जाता है, अगर ए डी ई ये वाला ऊपर वाला, इसका क्षेत्रफल हम 15 दे दें, 15 मीटर स्क्वायर, ऊपर वाले का, किसका, ए डी ई, इसका अगर 15 दे दें और फिर पूछे कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो आप कहेंगे 15 तो ये अकेले ले गया, ये भी 15 लेगा, 15 15 30 45, 15 चौके 60, 15 15 सभी का हिस्सा होगा बराबर बराबर। यानी इस पूरे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 60 वर्ग मीटर। बात कहानी खत्म हो चुकी है, ठीक, क्लियर। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो ये रहा आपका मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक। इसी के साथ ये क्लास समाप्त की जाती है। मैं सर्वेंदु यादव आपसे अलविदा लेता हूं और इसके आगे हम लोग कल मिलेंगे, ठीक। वहां पे पढ़ेंगे हम लोग चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, वृत्त क्या होता है, क्लियर है बात। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, आपसे अलविदा।